हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। एंड आज है WTF सीरीज का लेक्चर 9 जो कि है सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग ऑन माय टाइम, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सो बेसिकली वो इज द एजुकेटर, आई एम हर्षित सिंह, को फाउंडर इन क्लैरिफाई नॉलेज। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं तुम्हारा सेकंड फेज ऑफ नेशनलिज्म, हिस्ट्री का चैप्टर है। बेसिकली हम लोग WTF सीरीज रन कर रहे हैं। इसमें हम लोग तुम्हारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस स्टार्ट से लेकर एंड तक खत्म कराने वाले हैं। एंड हफ्ते में 3 दिन इसकी वीडियोस आती हैं। तो आज तुम्हारी थर्ड वीडियो इस हफ्ते की। एंड हम लोग एक और नया चैनल खोला जिसका नाम है नेक्सस बाय क्लैरिफाई। बेसिकली इस चैनल पे मैं मेन होस्ट हूँ, साथ में प्रणय भैया, एंड काफी नए फेसेस एंड काफी नए लोग दिखने वाले हैं इस चैनल पे। एंड तुम्हें टॉपर्स और काफी क्लास इनका अलग से हट का कंटेंट मिलने वाला है। इस पे हम लोग ज्योग्राफी स्ट्रैटेजी की वीडियोस आने वाली, बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है। उसकी स्लाइड्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। एंड WTF की सीरीज के जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी स्लाइड्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा सिलेबस है। सिलेबस उन्होंने मैच कर सकते हैं, लेकिन सेम ही सिलेबस है, सेम ही कंटेंट है पूरा। ठीक है, सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है, वो आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल की। जो बंगाल का पार्टीशन सबसे फेमस कांड होगा, तुमने सुना होगा, तो वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। The British advocated the Bengal was divided to efficiently administer the province. However, देखो ब्रिटिश ने क्या करा कि बंगाल को ना डिवाइड कर दे ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से रहे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उनके कुछ सिनिस्टर प्लान थे, उन्हें कुछ खराब प्लान थे, जो कि पार्टीशन के पीछे क्या था, मतलब उनका मेन जो मकसद था। ठीक है, पहले कहते हैं कि जो बंगाल है ना, वो इंडिया की नेशनलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी। ठीक है, और ब्रिटिश को लगा था कि उसको डिवाइड करने से क्या होगा, तुम्हारा जो कम्युनल लाइन्स है ना, जो कम्युनल लाइन्स है, और क्या होगा, वो जितनी भी नेशनलिज्म वहाँ पे ना रेज हो रही है, उसको लोग रोक सकते हैं डिवाइड करके लोगों को। ठीक है, दूसरा क्या हुआ था कि जो पार्टीशन है ना, उससे क्या हुआ था कि वो बंगाल के जो इन्फ्लुएंस है उस पर कर्विंग करने लगा था। मतलब क्या हुआ था, जो बंगालीज की माइनॉरिटी है ना, उनकी होम स्टेट वो कम कर देते उससे। ठीक है, थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या हुआ था, बंगाल वाज डिवाइडेड इन लाइन विद द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल फॉलोड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, वो पॉलिसी करी थी डिवाइड एंड रूल वाली, कि डिवाइड और रूल करो ताकि लोगों में दंगे ना हो और नेशनलिज्म की फीलिंग ना किसी अंदर जाए। ठीक है, द पीपल ऑफ बंगाल एंड द इंडियन नेशनल सेवरली क्रिटिसाइज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो लोग बंगाल के लोग थे और जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे, उन्होंने सिंपली मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करे पार्टीशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने पार्टीशन को ग्राउंड लेवल पे भी पूरा वो क्या कहते हैं अपोज करा था इससे। एंड इट वाज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय ब्रिटिश टू डिवाइड द बंगालीज ऑन रिलीजियस एंड टेरिटोरियल ग्राउंड। सून द गवर्नमेंट मेट विद अ स्ट्रॉन्ग एंटी पार्टीशन मूवमेंट। देखो इसका जो कांड हुआ था ना, उसका बहुत एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था जो लोगों ने करा था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हुआ था इसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने सूरत को भी स्प्लिट करा था 1907 में इन कांग्रेस। क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट ने क्या करता है, एक रिफ्ट बना दिया था अर्ली और असर्टिव नेशनलिज्म। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे, अर्ली और असर्टिव नेशनलिज्म दोनों के वो मेथड्स अलग अलग थे। ठीक है, वो प्रोटेस्ट करने के। तो क्या होता है, असर्टिव नेशनलिस्ट है ना, वो चाहते थे कि जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है वो एज अ वेपन यूज हो, कि मतलब स्वदेशी और बॉयकॉट वाले मतलब मार धाड़ ना हो, वो ब्रिटिश को ऐसी मतलब नॉर्मल टर्म्स पे हटा दे। लेकिन क्या था, जो अर्ली नेशनलिस्ट है ना, उन्हें बॉयकॉट मूवमेंट सपोर्ट नहीं करा। एंड इट वाज अ कॉन्ट्री ऑफ देयर पॉलिसी ऑफ पिटेंशन एंड प्रोटेक्शन, मतलब उनके पॉलिसी से मैच नहीं करा था बॉयकॉट मूवमेंट। सेकंड क्या हुआ था कि तुम्हारा जो असर्टिव नेशनलिस्ट है ना, वो चाहते थे कि क्या कहते हैं, बंगाल के बाहर एक मूवमेंट स्प्रेड हो। और जो अनिल नेशनलिस्ट थे ना, वो चाहते थे कि क्या कहते हैं, जो मूवमेंट है वो बस बंगाल के अंदर ही सीमित रहे, बाहर ज्यादा ना जाए कोई मूवमेंट। ठीक है, थर्ड क्या हुआ, तुम्हारा जो कांग्रेस था ना, उनका 1906 में एक पार्टीशन ऑफ बंगाल पे सेशन हुआ था। एंड वहां पे उन्होंने स्वराज या फिर सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ INC डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने, कि मतलब हमारा जो गोल रहेगा मेन कांग्रेस का, वो स्वराज या फिर सेल्फ गवर्नमेंट रहेगा। फोर्थ तुम्हारा क्या हुआ था, द डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्शन ऑफ द INC बिकेम अपेरेंट इन 1907 सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन सूरत। क्या हुआ था, जो तुम्हारे जितने असर्टिव अर्ली नेशनलिस्ट के बीच में जितने भी थॉट्स नहीं मिल रहे थे, उसका क्या हुआ था, वो साफ साफ दिखा था 1907 के सेशन में जो कांग्रेस का हुआ था सूरत में। ठीक है, while the assertive nationalists proposed the name of Lala Lajpat Rai as the president of the Surat session, the early nationalists proposed the name of Rajbihari Ghosh for the chair। मतलब दोनों ने अलग अलग प्रेसिडेंट का नाम दिया था चेयर के लिए। ठीक है, there were discussion and debates in the Surat session among both factions, however there was no conciliation between both groups leading to the split in Congress। ठीक है, मतलब कुछ भी वो फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे इसकी वजह से स्प्लिट हो गया था कांग्रेस दो हिस्सों में, एक असर्टिव नेशनलिस्ट, एक अर्ली नेशनलिस्ट में। द स्प्लिट इन द INC एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था हमारी इंडियन हिस्ट्री में। और जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो कांग्रेस से बाहर निकल गए थे काफी सालों के लिए। ठीक है, इट वॉज अंडरमाइंड द नेशनल मूवमेंट इन द कंट्री एंड द ब्रिटिश टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड यूज द पॉलिसी ऑफ कंसेशन एंड रिप्रेशन। इन्होंने अपनी क्या करा, इस मूवमेंट का अपॉर्चुनिटी का यूज करा, एंड अपनी इनकी जो पॉलिसी है कंसेशन और रिप्रेशन का उसका यूज करा। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कुछ कंसेशन दिए अर्ली नेशनलिस्ट को, वाइल दे रिप्रेस द एक्टिविटीज ऑफ अर्ली नेशनल। मतलब उन्होंने कुछ दे दी कंसेशन उन लोगों को, अर्ली नेशनलिस्ट को, उनकी जो एक्टिविटीज थी असर्टिव नेशनलिस्ट थी, उनकी एक्टिविटीज को रिप्रेस कर दिया। ठीक है, both the early and assertive nationalists were reunited in the 1916 session of the Congress held at लखनऊ। जो लखनऊ में 1916 में सेशन हुआ था, और उसमें वापस इन लोगों का गठबंधन हो गया था अर्ली और असर्टिव नेशनलिस्ट का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेथड्स ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। देखो असर्टिव नेशनलिज्म उनका मेथड क्या था, उनका था स्वदेशी मेथड। ठीक है, स्वदेशी मींस द यूज ऑफ गुड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, मतलब इंडिया में जितनी इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करी है उनका यूज करो, इसका मतलब होता है स्वदेशी। स्वदेशी एम्स एट द मेकिंग ऑफ कंट्रीज सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। दिस असर्टिव नेशनलिस्ट यूज स्वदेशी एज अ टूल नॉट ओनली टू प्रमोट द इंडियन इंडस्ट्रीज बट टू हिट द ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब इन्होंने बेसिकली क्या करा था, जो स्वदेशी वाला जो इनका वो है ना मेथड, उन्होंने इस यूज करा था ताकि इंडिया की इंडस्ट्री और जो मर्चेंट्स है, जो मतलब लेबर जो काम करके चीजें बना रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, उनको सपोर्ट मिले। ठीक है, और दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि जो ब्रिटिश जितने गुड्स ला रहे हैं, जिन पे टैक्स लग रहे हैं, विदेशी गुड को खरीदेगा नहीं, अगर स्वदेशी वाला मूवमेंट चल रहा है तो। ठीक है, तो उनकी जो इकोनॉमी वो भी काफी अच्छे से हिट होने वाली है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
और उनका दूसरा मेथड था बॉयकॉट, जो कि था असर्टिव नेशनलिस्ट ऑन द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स इन एन एफर्ट टू बूस्ट लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज। वही था, सेम वही स्वदेशी वाली चीज का दूसरा कॉन्ट्रेक्ट पार्ट है कि उन्होंने बॉयकॉट करा जितने भी फॉरेन के गुड्स है उनको बॉयकॉट करो सीधे सीधे, तो क्या होगा उससे इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा और ब्रिटिश की इकोनॉमी डाउन जाएगी। सेकंड कहता है इसने इट ऑल्सो एम्ड एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल, लोगों को भाई एम्प्लॉयमेंट मिलता है स्वदेशी प्रमोट होता है, ऑब्वियस सी बात है। इट ऑल्सो प्रूव्ड एन इफेक्टिव वेपन फॉर हार्मिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, ठीक है, ये एक इफेक्टिव वेपन भी प्रूव हुआ था। थर्ड इनका क्या था, नेशनल एजुकेशन, नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज प्लान्ड एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, एक नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन प्लान करी गई थी। और दूसरा क्या हुआ था तुम्हारा, द असर्टिव नेशनलिस्ट अर्ज स्टूडेंट्स टू एनरोल इन नेशनल स्कूल्स, मेनी नेशनल स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन ईस्ट बंगाल। देखो ईस्ट बंगाल में काफी सारे नेशनल स्कूल को एस्टैब्लिश करा गया था एंड उन्होंने काफी जो स्टूडेंट्स हैं उनको करा था कि नेशनल स्कूल में जाके एडमिशन लो, पढ़ो लिखो, एजुकेटेड बनो, ताकि उन लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या हुआ था, असर्टिव नेशनलिस्ट आल्सो एम्ड एट प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू पीपल थ्रू वर्नाकुलर या लोकल लैंग्वेजेस, मतलब लोगों ने लोकल लैंग्वेज में भी उन लोगों को एजुकेशन देने का बहुत ज्यादा ट्राई करता था असर्टिव नेशनलिस्ट ने। इनका चौथा क्या था, पैसिव रेजिस्टेंस। देखो पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते क्या होता है तुम्हारा, द असर्टिव लीडर्स फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन टू अचीव द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। देखो तुम्हारे जो असर्टिव लीडर्स है ना, उन्होंने पॉलिसी फॉलो करी थी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की, मतलब रेजिस्ट करने की नॉन वायलेंट वे से, और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन लेंगे, मतलब लोगों को प्रमोट करेंगे, लोग ही जाके मतलब वो गवर्नमेंट को गिराएं एंड लोग अपोज करें अच्छे से, ठीक है। They thus urge the people not to cooperate with the government and to boycott government controlled educational institute course and seven, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट कंट्रोल थी, जितनी भी सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें थी, इंडस्ट्रीज थे, कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, उन सबको बॉयकॉट कर दो, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसी का मतलब था बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है। द असर्टिव नेशनलिस्ट ऑफन रिकॉल द ग्लोरियस पास्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, द असर्टिव नेशनलिस्ट उन्हीं को क्या कहते हैं, तुम्हारे ग्लोरियस पास्ट ऑफ द कंट्री को उनको बोला जाता है। दे वोट रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द पीपल टू बूस्ट नेशनलिज्म अमंग द कंट्री में, लोगों उन्होंने रिलीजियस बिलीव्स को काफी बढ़ावा दिया लोगों के, ताकि नेशनलिज्म काफी ज्यादा लोगों के अंदर जाके। फॉर एग्जांपल देखो क्या हुआ था, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, तिलक रिवाइव्ड द शिवाजी फेस्टिवल इन 1895, दे वर आल्सो रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर अटेनिंग द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। जो तिलक थे तुम्हारे, उन्होंने क्या किया था, जो शिवाजी फेस्टिवल था ना उसको वापस से उन्होंने लाया था 1895 में, एंड जितने भी असर्टिव नेशनलिस्ट थे ना वो रेडी हो गए थे कि भाई मैं अपनी कंट्री के लिए अपनी जान दे दूंगा। रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट ने क्या रिप्रेसिव मेजर्स लिए थे असर्टिव नेशनलिस्ट के ऊपर, चलो उसके बारे में देख लेते हैं। बिकॉज असर्टिव नेशनलिस्ट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड फॉलोड रेडिकल मेथड्स टू अचीव द सेम, दे वर ब्रूचुअली सप्रेस बाय द गवर्नमेंट इन 1908, ठीक है। तो इन्होंने क्या हुआ था कि इन्होंने काफी रेडिकल मेथड्स यूज करे थे एंड जो गवर्नमेंट ने उनको सप्रेस करी, दबा दी थी, भाई तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते हो ये, ठीक है। क्या हुआ था देख लेते हैं। इन 1908 तिलक वाज सेंटेंस्ड टू 6 years of rigorous imprisonment in Bandele prison in Burma. लाला लाजपत राय was deported to Burma without any trial। देखो ये हुआ था, जो तुम्हारे तिलक थे ना उनको कहते हैं 6 साल की जेल दी गई थी, बहुत ही रिगरस जेल दी गई थी, कहाँ पे, मंडाले में, जो बुर्मा में थे। लाला लाजपत राय को भी बुर्मा भेज दिया गया था बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी नोटिस के, सीधे उनको बुर्मा एक्साइल कर दिया गया था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तुम्हारे देखते कंट्रीब्यूशन किन किन लोगों ने थे, सबसे पहले थे बाल गंगाधर तिलक थे तुम्हारे, रवि तिलक तिलक उनका नाम है, बाल गंगाधर तिलक। इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे देख लेते हैं। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ढूंढा था अंडर द गाइडेंस ऑफ रानाडे इन 1884। सेकंड उनका अचीवमेंट क्या था, तिलक वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट वो ओपनली डिक्लेयर्ड दैट स्वराज इज द गोल ऑफ पीपल, लोगों का गोल ही स्वराज होना चाहिए। ही सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये काफी फेमस कोट है, तुमने सुना भी होगा काफी बार। ही बिलीव दैट इंडिया विल नॉट गेट फ्रीडम बाय सेंडिंग पिटिशंस बट बाय कॉन्क्रीट एक्शंस। Tilak stated that the Ganpati festival to spread and propagate nationalist ideas through song and speeches। जो तिलक है ना, उन्होंने तुम्हारे गणपति फेस्टिवल को लोगों के बीच में काफी ज्यादा स्प्रेड करा था, ताकि जो नेशनलिस्ट के आइडिया है ना वो सॉन्ग और स्पीचेस से स्प्रेड हो सके। ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, उन्होंने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट करे थे। तुम्हारा पहला क्या कहते हैं, केसरी, और इसमें दूसरी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखा हुआ है, ओके, दोनों के नाम लिखे। ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, केसरी एंड बाल गंगाधर तिलक मराठा। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट करे थे, इन विच ही प्रीज नेशनलिस्ट आइडियाज अमंग द पीपल, जिसमें उन्होंने नेशनलिस्ट के जो आइडिया थे ना उनको लोगों के अंदर फैलाया कि हाँ भाई ठीक है, ये आइडियाज है, इनको फॉलो करो, स्वदेशी करो, बॉयकॉट मूवमेंट करो। ही ऑल्सो रोट 2 बुक्स, इन्होंने दो बुक्स लिखी थी, कौन कौन सी थी, गीता रहस्य एंड द आर्टिक होम ऑफ द वेदास, ये दोनों बुक लिखी थी। ही स्टार्टेड द होम रूल लीग एट पुणे इन 1916 फॉर अटेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट, इन्होंने एक लीग स्टार्ट करी थी 1916 में सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अटेन करने के लिए। ही कंसिडर्ड एज अ फोर रनर टू गांधी, ये गांधी के फोर रनर इनको कंसिडर करा जाता है। लाइक तिलक, गांधी ऑल्सो बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ स्वराज, आपने सुना होगा स्वराज्य में बिलीव करते थे गांधी जी, एंड बॉयकॉट मूवमेंट उन्होंने साथ में कराए थे। बोथ तिलक एंड गांधी हैड मास फॉलोइंग, बाल गंगाधर तिलक जी की भी एंड महात्मा गांधी जी की काफी ज्यादा मास फॉलोइंग थी। तिलक प्रीच द आइडियाज ऑफ स्वदेशी बॉयकॉट एंड प्रोहिबिशन व्हिच वर आल्सो हेल्प्ड बाय गांधी, मतलब जो तिलक जी थे उनके यही आइडियाज थे कि भाई स्वदेशी बॉयकॉट एंड प्रोहिबिशन ही करना पड़ेगा, एंड सेम वही आइडियाज गांधी जी के थे, तभी इनकी मास फॉलोइंग थी, एंड तभी तिलक जी को गांधी जी का फोर रनर बोला जाता है। देखो इसमें से तुम्हारे जो मेन पॉइंट्स आ सकते हैं वो हो सकते हैं, गिव एनी 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो। गांधी जी वाले पॉइंट से तुम कनेक्ट कर सकते हो कि दोनों एक दूसरे के वो उनके फॉरनर थे, वो भी इन सब में बिलीव करते थे। एंड देखो स्वराज इन बॉयकॉट तुम्हारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो तुम ये आइडिया ले सकते हो कि भाई जहां भी आएगा बाल गंगाधर तिलक तो मैं स्वराज और बॉयकॉट से लेके पॉइंट अच्छा सा बना के लिख दूंगा बस।
आगे बढ़ते हैं। तो आगे थे तुम्हारे जो सेकंड नेशनलिस्ट थे, असर्टिव नेशनलिस्ट, वो थे बिपिन चंद्र पाल। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? वो एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, अपने नेशनल आइडियाज फैलाए थे थ्रू न्यूज़पेपर सच एज बंगाल पब्लिक ओपिनियन न्यूज़पेपर था, ट्राइब्यून था, न्यू इंडिया था, एंड की जो राइटिंग्स थी उनको सेड्यूटिस्ट माना जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। और ही वॉज इन फेवर ऑफ इम्पार्टिंग नेशनल एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। वो मतलब लोगों के फेवर में थे कि भाई बच्चों एजुकेशन दो, जितने भी दे सकते हो नेशनल एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू हिम नेशनल एजुकेशन शुड बिकम द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट कराना है तो भाई एजुकेशन लोगों के बीच में फैलाओ। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, वो एडवोकेटेड विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन। वो सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट को भी एडवोकेट करा था, एंड फीमेल्स की भी एजुकेशन काफी ज्यादा एडवोकेट करा था इन्होंने। ही अपोज द ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज करा था। बिपिन चंद्रपाल सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इन्होंने भी सेम वही कि भाई स्वदेशी खुद के इंडिया के प्रोडक्ट्स को यूज करो एंड इंडस्ट्रीज को ग्रोथ ला रहा। ठीक है। अब तुम्हारे थर्ड आदत हैं जो कि है लाला लाजपत राय, जिनको अभी उन्होंने पीछे पड़ के एग्जाइल कर दिया था। उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं थोड़े से। उन्होंने एक मंथली मैगजीन स्टार्ट करी, इसका नाम था यंग इंडिया, टू इंस्पायर टू जॉइन द नेशनल मूवमेंट फॉर अटेनिंग स्वराज। लोगों के बीच में यंग इंडिया नाम की मैगजीन स्टार्ट करी थी। मंथली मैगजीन थी कि लोग मोटिवेट हो गए, भाई हमें भी नेशनल मूवमेंट में साथ देना है स्वराज के लिए। He also founded Punjabi, Vande Mataram and Urdu Daily and People and English Weekly, ऐसे टाइप के मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर इन्होंने फाउंड करे थे। He contributed immensely to society as a social reformer, उन्होंने काफी ज्यादा सोशल रिफॉर्म बन के कॉन्ट्रीब्यूट किया था सोसाइटी में। एंड वो काफी ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड थे आर्य समाज मूवमेंट से। उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था डीएवी कॉलेज इन लाहौर इन 1886 को एक्सपैंड करने में उसको। और उन्होंने काफी ज्यादा ऑर्फनेजेस ढूंढे थे, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स ढूंढे थे। उन्होंने ही ऑल्सो फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट। इन्होंने एक सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी ढूंढा था ताकि जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका वेलफेयर हो सके। ही विजिटेड मेनी कंट्रीज टू क्रिएट एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उन्होंने काफी ज्यादा कंट्री में विजिट करा था ताकि लोगों के ओपिनियंस बता सकते हैं कि भाई इंडिया के लोगों के ओपिनियन अपने फेवर ले सके। वो पहली बात कि इंडिया के इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल हो रहा है उसकी वजह से लोग अपना ओपिनियन उनके फेवर में आ जाए। ही ज्वाइंड द गदर पार्टी इन अमेरिका इन 1914। Through his writings in Young India, he inspired many Indian youths to participate in the Indian struggle for independence। देखो उन्होंने अपनी राइटिंग में जो यंग इंडिया थी ना, काफी बच्चों को इंस्पायर करे भाई वो नेशनल मूवमेंट में पार्ट ले, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए पार्ट ले। He led a procession at Lahore against the Simon Commission in 1928। उन्होंने एक प्रोसेशन भी लीड करा था लाहौर में। अब साइमन कमीशन तुम्हारा आ गया 1928 में, उन्होंने उसके लिए लीड करा था। He received grave injuries during the लाठी चार्ज and died a month later। देखो इसका क्या हुआ था कि लाठीचार्ज हो गया था उनपे, एंड उसके काफी ज्यादा उनको ग्रेव इंजरीज हो गई थी उस लाठीचार्ज चक्कर में, एंड एक महीने बाद उनकी उसकी वजह से डेथ भी हो गई थी। वहीं ने काफी अच्छे से कंट्रीब्यूशन करे थे, इनके भी याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो इतनी तीनों पर्सनालिटी पढ़ी, काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे हिस्ट्री के पेपर के हिसाब से। चलो आगे बढ़ते फिर देखते हैं कि फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग बनने के पीछे कौन कौन से मेजर फैक्टर थे जिसकी वजह से मुस्लिम लीग बनी है। चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लॉस ऑफ सोवरेनिटी बाय मुस्लिम रूलर्स, उनकी सोवरेनिटी छीन ली गई थी, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या ब्रिटिश ने ना एक देयर पावर एंड रूल इन इंडिया आफ्टर डिथ्रोनिंग द मुगल रूलर्स, उन्होंने मुगल रूलर्स को ही डिथ्रोन करके क्या कहते हैं अपनी पावर को स्टैब्लिश करा था। तो वो मुस्लिम थे ना, वो तुम्हारे क्या कहते थे बिटर एनिमीज, मतलब एकदम पक्के वाले दुश्मन बन गए थे ब्रिटिशर्स के। द ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेटेड मुस्लिम अगेंस्ट द हिंदू एज दे हेल्ड द मुस्लिम रिस्पांसिबल फॉर द अपराइजिंग ऑफ 1857। देखो ये हुआ था कि उस समय तुम्हारे बहादुर शाह खान जफर को लीडर माना गया था दिल्ली के रिवोल्ट में, तो इसलिए उनको लगता था कि मुस्लिम ने ही जो 1857 का रिवोल्ट है उसको इन्वोक करा था। एंड वो हिंदूज एंड मुस्लिम में काफी ज्यादा ही वो भेदभाव करते थे, हद से ज्यादा भेदभाव। Later, after 1870, the British changed its attitude towards the Muslim to put a check on the rising tide of nationalism. They thus encouraged separatist and communal tendencies in the country। मतलब वही कि इन्होंने मुस्लिम के तरफ ना बर्ताव चेंज कर उनका साथ दे रहे थे ताकि जो नेशनलिज्म ग्रो हो रहा है वो सब ना हो, इनकी कम्युनिटी को भी अच्छा कर रहे थे, हिंदू वालों को भी। मतलब वो अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे थे कि भाई हम इनको कभी इनको अच्छा कभी इनको अच्छा कभी दोनों को खराब, और लेकिन तब भी भाई जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो लोगों के अंदर जाग रही थी। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं, शायद से तुम्हें पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने को आ जाए कि इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश के बारे में बता दो कि जो व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल प्रपोज या जो ब्रिटिशर्स यूज करते थे। तो इसके बारे में चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द ब्रिटिश इनकरेज द सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज इन इंडिया एंड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा था, एंड उन्हें हर जगह मोस्टली फॉलो करी थी पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। दिस पॉलिसी वाज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग मैनर, इसको कैसे कैरी आउट करा गया था। 1871 में उर्दू वाज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मुस्लिम इन प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंटल एड वाज आल्सो प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट व्हिच वर रन बाय द मुस्लिम। तो मुस्लिम की तरफ इन्होंने एटीट्यूड चेंज करके अच्छे हो गए थे, ठीक है। तो ये पहले डिवाइड करते कि मुस्लिम्स को अलग मिल रहा है, हिंदू को चीज़ों अलग मिल रही है, ठीक है। They tried to create religious hatred among the Hindus by portraying Muslim rulers as plunderers and instigated the Muslims by outlining Hindu rulers as cruel to the Muslim subjects। वही सेम चीज़ है भाई, भेदभाव कर रहे थे रूलर्स को ऐसे करके, ठीक है। They made effort to justify the partition of Bengal by convincing the Mughals that Hindus would not be able to economically thwart them in the Muslim majority province of East Bengal। मतलब मुस्लिम को बोले थे कि पार्टीशन में साथ
दो, ईस्ट बंगाल में तुम लोग चले जाओ, तुम्हारा पूरा पक्का राज होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली तुम्हें, ये कह रहे थे वो। हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स वर ट्रीटेड नॉट एज वन नेशन बट एज सेपरेट कम्युनिटीज, वही डिवाइड रूल करके अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग छोटे छोटे नेशंस मान रहे थे, वो ऐसे मान रहे थे ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिशर्स ट्राइड टू स्प्रेड कम्युनल हेट्रेड थ्रू प्रेस, पोस्टर्स एंड लिटरेचर। उन्होंने काफी ज्यादा हेट्रेड फैलाई थी हिंदूज के अगेंस्ट, मुस्लिम्स को कर रहे थे प्रमोट कि भाई जाओ उनके अगेंस्ट, आप यहाँ पे ईस्ट बंगाल में रहो, आपका हिंदू कोई राज ही नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, अलग अलग कम्युनिटी मारती है, ये तुम्हारे मेजर पॉइंट है, तुमको आसानी से याद कर सकते हो भाई, पॉलिसी ऑफ डिवाइड तुम्हारे दिमाग में चमक जाएगी ऐसे। भाई क्या होगा, ऑब्वियस है, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर रहे थे, अलग अलग कम्युनिटी ट्रीट कर रहे थे, मुस्लिम्स को अच्छा एटीट्यूड दे रहे थे, उनको बेनिफिट्स दे रहे थे, हिंदूज के खिलाफ क्रूएल हो रहे थे, ये सब बस 4 पॉइंट ऐसे बना के पैराग्राफ लिख दो, बस तुम्हारे नंबर ही पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इनका क्या था, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन का थर्ड फैक्टर जो था रिलेटिव एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। तो द मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया वाज इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो मुस्लिम सोसाइटी तुम्हारी इंडिया में थी वो कुछ कुछ रीजन की वजह से पीछे थी इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, ठीक है। सबसे पहले कहता था अपर क्लास मुस्लिम कंप्राइजिंग जमींदार एंड एरिस्टोक्रेट्स वर एंटी ब्रिटिश एंड वर हॉस्टाइल टू वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स के लिए साथ में थे एंड वो क्या कहते हैं ना, तुम्हारे जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसके लिए हॉस्टाइल थे वो, पहली बात, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मुस्लिम्स आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857 एज दे हेल्ड मुस्लिम रिस्पांसिबल फॉर द अपराइजिंग, दे वर दस डिस्क्रिमिनेटेड इन द रिक्रूटमेंट टू सिविल एंड मिलिट्री सर्विस। वही हमने जो पीछे डिस्कस करा है, काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको सिविल और मिलिट्री सर्विस में भी हायर नहीं कर रहे थे वो लोग, ठीक है। द मुस्लिम्स वर नॉट इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज, जो भी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज की ग्रोथ थी उसमें मुस्लिम्स को इन्वॉल्व नहीं करा जाता था। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स वर कंजर्वेटिव्स एंड दे डिड नॉट रेडिली एक्सेप्ट वेस्टर्न एजुकेशन, वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। द हिंदूज ऑन द अदर हैंड रिसीव्ड मॉडर्न एजुकेशन गेनिंग एन अपर हैंड इन सिविल एंड अदर गवर्नमेंट सर्विस। उससे भाई वही चीज होती थी कि मुस्लिम भाई वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हिंदूज एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको भाई गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज मिल रही थी, तो इसकी वजह से जो मुस्लिम क्लास है वो बैकवर्ड चली गई थी इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली। रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, इनका भी मेजर रोल है, इनकी याद कर लेना, एक दो पॉइंट पेपर में आ सकता है। Sir Syed Ahmad Khan was a great educationist and a social reformer थे and educationist थे great काफी। Earlier he considered Hindus and Muslims to be one nation, उन्होंने पहले Hindus और Muslims को एक nation मानते थे, but later under the influence of British policies he declared that the Hindus and the Muslims were vastly different from each other। उन्होंने डिक्लेयर किया भाई हिंदू अलग है, मुस्लिम्स अलग है, दोनों को अलग अलग नेशन दो, दोनों अलग अलग कम्युनिटी है, हमें कोई लेना देना नहीं हिंदू से, हिंदू से कोई लेना देना नहीं मुस्लिम से, ऐसी चीज हो गई थी। He founded the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh in 1875 which later became the Aligarh Muslim University। अब इन लोगों को AMU यूनिवर्सिटी सुनते होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफी फेमस यूनिवर्सिटी, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो उन्हीं ने ये फाउंड करी थी सर सैयद अहमद खान ने। इसका पहले नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ और कब स्टैब्लिश हुई थी 1875 में। ही ऑल्सो फाउंडेड the United Indian Patriotic Association in 1888 mainly with the motive of opposing the Congress। बेसिकली उन्होंने एक और कांग्रेस जैसी पार्टी खड़ी करी थी, इसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जो कि 1888 में फाउंड करी गई थी ताकि कांग्रेस के लोग अपोज कर सके, जिसमें हिंदूज थे मेजरली। ही बिलीव दैट सिंस द हिंदूज कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी इन द कंट्री दे विल डोमिनेट द मुस्लिम्स आफ्टर द ब्रिटिश विथड्रॉल फ्रॉम इंडिया। he was of the opinion that the continuation of British rule would bring educational prosperity among the Muslims। देखो यही चीज हुई थी कि तुम्हारे जो ये सर सैयद अहमद खान का ये कहना था कि जब दिन ब्रिटिश जाएगी यहाँ से उस दिन हिंदूज की मेजोरिटी है वो मुस्लिम्स में चढ़ जाएंगी, इसीलिए वो ओपिनियन में थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो कंटिन्यू होना चाहिए ताकि वो एजुकेशन और प्रॉस्पेरिटी ला सके मुस्लिम से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था जो होना चाहिए था उनके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इरेनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इरेनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का पढ़ लेते हमारे क्या, द वे इन विच हिस्ट्री वाज इंटरेटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। उस समय जैसे हिस्ट्री को इंटरेट करा गया था उसकी वजह से कम्युनलिज्म में काफी ग्रोथ हुई थी। देखते क्या है, द ब्रिटिश हिस्टोरियंस लाइक जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू द हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश में, उन्होंने 3 पीरियड्स में बांट डाला हिस्ट्री को सीधे सीधे, वाह क्या बात करी है। द एंशिएंट पीरियड वाज डिपिक्टेड एज द हिंदू पीरियड, जो एंशिएंट पहले का था उसको हिंदी में डिपिक्ट कर दिया था, मिडिवल पीरियड को मुस्लिम पीरियड डिपिक्ट कर दिया था, एंड दिस क्रेडिट कम्युनलिज्म अमंग द मासेस, कम्युनलिज्म हो गया था मासेस के बीच में, ठीक है। The idea of composite Indian history was ignored by the British historians and there was a deliberate attempt to create a rift between the two communities। जो इंडियन हिस्ट्री था वो आइडिया ब्रिटिशर्स ने इग्नोर कर दिया था एंड उसकी वजह से एक रिफ्ट बन गया था लोगों के बीच में, दोनों कम्युनिटीज के बीच में, ब्रिटिशर्स और हिंदूज के बीच में। कम्युनल हिस्टोरियंस स्ट्रेस द इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी हैड रीच्ड अ ग्रेट हाइट ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड बट began to decline during the medieval period। These historians ignored the scientific, technological and cultural advancement which were made during the medieval period, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, सब मैं बताता हूँ कम्युनिज्म क्यों मतलब ग्रोथ हुआ, ठीक है। क्या करा इन्होंने कि इंडियन हिस्ट्री जो थी हिंदू वाली हिस्ट्री उसको इन्होंने क्या करा पास्ट वाली हिस्ट्री होता है एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। और उसमें बताया कि एंशियंट हिस्ट्री के बाद चलती चलती इनका जो रिलीजन है वो डिक्लाइन होता गया, उसका मिडिवल पीरियड में बिल्कुल डिक्लाइन हो गया, तो अब हम मिडिवल वाले को मुस्लिम मानेंगे, ठीक है, हिंदू उसमें है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन उन्होंने क्या करा कि जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल और कल्चर एडवांसमेंट हुए थे मेडिवल पीरियड में उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। तो भाई
तुम रिफ्ट खुद ही क्रिएट कर रहे हो, ऐसे याद करो भाई चीजें बहुत इन्होंने ऐसी चीजें करी थी, तुम खुद सुने होगे भाई ये क्या कहते हो, ठीक है, कि इन्होंने ऐसे याद कर लो कि हिंदू एंशियंट हो गया, मुस्लिम तुम्हारा मेडिवल हो गया, बीच में ऐसे तुम पहले हिंदू वाली हिस्ट्री पढ़ रहे थे, फिर मेडिवल में तुम्हारे बीच में सारे मुस्लिम्स वाले रिलेट पढ़े, ठीक है, अब तुम ब्रिटिश वाली चीज पढ़ रहे हो। अगर इनका उनसे पूछा जाए कि इन्होंने कैसे हिस्ट्री को डिवाइड करा था, राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म क्या था तुम्हारा, द पॉलिसीज एंड स्पीचेस ऑफ सर्टेन असर्टिव नेशनलिस्ट अनॉयड द मुस्लिम्स, लोग मुस्लिम्स को अनॉय कर दिया था काफी असर्टिव नेशनलिस्ट की स्पीचेस ने, फॉर एग्जांपल द प्रोपोगेशन ऑफ शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल बाय तिलक एंड औरबिंदु घोष डिड नॉट अपील टू द मुस्लिम, मतलब जो वो लोग गणपति और शिवाजी के फेस्टिवल को वापस लाते हैं उससे वो लोग काफी ज्यादा चिढ़ गए थे मुस्लिम्स, ठीक है। Economic backwardness of India. The economic backwardness of the country contributed to the rise of communalism in India, as jobs were few, people demanded reservation in services on the base of caste, class and creed. Sorry, मैंने थोड़ा सा मिसप्रोनाउंस कर दिया, ठीक है। काफी ज्यादा इंडिया कंट्री में इकोनॉमिकली बैकवर्ड जा रहा था, ठीक है, जो तुम्हारे गए थे मुस्लिम वाली सबसे ज्यादा जा रही थी उस समय, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिजर्वेशन मांगा भाई कि हमें कास्ट, क्लास और क्रीड के ऊपर रिजर्वेशन दो। ये आज भी चल रहा है कास्ट वाला तो वैसे, ठीक है, लेकिन अब उसको क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तुम, लेकिन ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस उस समय भी काफी चला था एंड वहीं से रिजर्वेशन वाली चीजें स्टार्ट हुई धीरे धीरे, ठीक है। दिस डिमांड फॉर रिजर्वेशन वाज यूज्ड बाय ब्रिटिश अबाउट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड रूल, भाई खुद ब्रिटिश को सर्व कर दे कि लो आप डिवाइड रूल वाली पॉलिसी हम पे साफ साफ है, हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम खुद रिजर्वेशन मांग रहे हैं। The unemployed youth forever, however, failed to realize that the British policies were actually responsible for the economic backwardness of the country. जो यूथ था वो तो अनएम्प्लॉयड था, ठीक है, उसमें काफी लोग को एजुकेशन मिली थी भाई, वो ये चीज बोल रहे हम रिजर्वेशन तो मांग रहे, लेकिन भाई ब्रिटिशर्स तो उसी का फायदा उठा के डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, तो हम किस लिए मांग रहे भाई फिर वो रिजर्वेशन, उनको इस चीज की समझ नहीं था, वो उनकी भी गलती नहीं थी, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग जो बनी थी, उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये पूछ लेंगे आराम से कि एम व्हाट आर द एम्स ऑफ मुस्लिम लीग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम, तो पढ़ लेते हैं। इन्होंने फीलिंग ऑफ लॉयल्टी करी थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब वो चाहते थे कि लॉयल्टी की फीलिंग हम प्रमोट कर दे ब्रिटिशर्स के लिए, अपनी जो मुस्लिम लीग की फीलिंग थी, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स से बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते कि आप अपना रूल बना के रखें, टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम एंड टू रिप्रेजेंट देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन गवर्नमेंट, मतलब ये चाहते थे कि पॉलिटिकल राइट्स और मुस्लिम्स के नीड्स और इंटरेस्ट हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचे आराम से, टू प्रिवेंट द राइज ऑफ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड अदर कम्युनिटीज, मतलब कि कोई रिफ्ट पैदा ना हो, इसकी भी फीलिंग को प्रिवेंट करने का बहुत ज्यादा ट्राई करते थे, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं क्या सिग्निफिकेंस था इसका। इट लेड टू द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एक लखनऊ में पैक्ट साइन हुआ था, उसकी वजह से क्या होता है हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी हो गई थी। वाइल कांग्रेस एक्सेप्टेड द स्कीम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर द मुस्लिम्स, द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन एंड मेजॉरिटी रूल। कांग्रेस एक्सेप्ट करा कि भाई हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स कर लेंगे हिंदू और मुस्लिम्स के, ठीक है, लेकिन मुस्लिम ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई इलेक्शन होगा, मेजोरिटी का रूल होगा, सिंपल बात। The signing of the Lucknow Pact also reunited the early and assertive nationalists. Both wings of the Congress were split in the 1907 session. स्टूडेंट बताया था मैंने कि लखनऊ पैक्ट जब साइन हुआ तो उसके बाद भाई तुम्हारे अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट वापस से सब भाई भाई दोस्त बन गए, ठीक है। The unity between the Muslim League and the Congress strengthened the Indian national movement. Till now, the government was repressing the Indian national movement by following the policy of divide and rule. भाई जैसे ही लखनऊ पैक्ट साइन हुआ तुम्हारी मुस्लिम और तुम्हारी आईएनसी दोनों भाई तुम जुड़ गए, गठबंधन हो गया, एंड भाई उनको कोई रिप्रेस ही नहीं कर सकता था, मतलब डिवाइड रूल का लॉजिक यहाँ पे पूरा खत्म हो जाता है, फेल हो जाता है ब्रिटिश का आइडिया, ठीक है। The British government realized that during the war years of the First World War, it was necessary to pacify Indian to garner their support during the First World War. Thus, they announced a declaration of 20 August in which they promised to gradually develop self-government institution in the country. मतलब भाई इन्होंने वही करा कि भाई ऐसा होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चली थी तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, उन्होंने क्या करा कि 20 अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 20 अगस्त करा था। इसमें क्या होता कि उन्होंने कहा था कि हम सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मतलब आपके स्वराज वाले इंस्टीट्यूट को हम अपनी आपकी कंट्री में डेवलप कर देंगे। इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था मगर इनको फीलिंग आ गई थी भाई कुछ बहुत होने वाला है कुछ गंदा इनके साथ, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। वाइज मैंने एक तरह से 3 चैप्टर खत्म कर लिए। सेकंड फ्यूजन नेशनल मूवमेंट तुम्हारा आती आता चैप्टर, इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग भी कवर कर लिया, तुम्हारा लखनऊ पैक्ट छोटा सा टॉपिक इतना सा उतना पढ़ लोगे, 3-4 पॉइंट लिखा, 3-4 पॉइंट ही उसमें 2-3 का पूछेंगे भाई, तुम लिखाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया, अगर कोई दिक्कत है भाई कमेंट में जरूर से लिखो, मैं तुम्हारे सारे सजेशन रिव्यूज पढ़ता हूँ, ठीक है। सारी स्लाइड्स का लिंक टेलीग्राम चैनल में है, प्लस नेक्स्ट चैनल का लिंक टेलीग्राम चैनल में है, आई मीन टेलीग्राम चैनल बोलो डिस्क्रिप्शन में है, तो भाई दोनों को ज्वाइन कर लेना, एक को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई। कमेंट में लिखो #WTF अगर तुमने वीडियो यहाँ तक पूरी की पूरी देखी है तो मैं भी समझ जाऊंगा भाई तुमको वीडियो देख रहे हो तुमको अच्छी लग रही है, एंड आई होप ये वीडियो तुम लोग हेल्प कर रही है। तुम्हारी सारी वीडियो शूट कर रहे हो धीरे धीरे, हर हफ्ते तुम्हारी तीनों दिन टाइम से वीडियो आ जाएंगी HCG की, एंड मिलते हैं फिर अगली ही वीडियो में। टिल देन हसल हार्ट CQP एंड बाय बाय।